नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों के मुद्दे के मामले में। दरअसल देश भर के कर्मचारियों में एक तरह से बेचैनी है। वजह है ईपीएफ के मामले में सरकार ने उद्योगपतियों और नियोक्ता को एक तरह से बड़ी राहत दी है और उसका नुकसान सीधा कर्मचारियों को हो रहा है। देश भर के लगभग 8 करोड़ कर्मचारी हैं जो ईपीएफ के मामले में नुकसान में जा रहे हैं और ये नुकसान कुछ हज़ारों का नहीं है बल्कि लाखों का है। आज इसी पर बात करेंगे कि नई ईपीएफ जो पॉलिसी है वो कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह। दरअसल कर्मचारियों के लिए घाटे का सौदा है। उसकी वजह यह है कि पहले कर्मचारियों के वेतन का 12% नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपने अपने फंड से मिलाते थे ईपीएफ में जमा करने के लिए। अब सरकार ने इस मामले में एक सीलिंग कर दी है कि कर्मचारी और नियोक्ता सिर्फ 1800 रुपये महीना मिलाएंगे। यानी अब किसी कर्मचारी का 1 लाख वेतन है तब भी उसके 1800 रुपये कटेंगे और नियोक्ता के भी 1800, जबकि ये पहले कुल वेतन का 12% यानी अगर 1 लाख रुपये है तो आपके 12,000 रुपये कटेंगे। अब ये घटकर सिर्फ 1800 रुपये आ गया। इसका मतलब कि जो पैसे जमा होंगे वो तो वैसे ही कम होंगे, लेकिन जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसको मिलने वाला फंड भी घटकर इतना हो जाएगा कि वो लगभग 8 से 10 लाख रुपये उसको कम मिलेंगे। हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ भी जाए। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगी जी हमारे साथ हैं और मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष रमेश राठौर जी हमारे साथ हैं और फोन पर जुड़ेंगे हमारे साथ कर्मचारी नेता श्याम सुंदर शर्मा जी। सबसे पहले रमेश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, क्या सरकार ने कर्मचारी संघों से बात किए बगैर ये अचानक फैसला किया है? और अगर इसमें विमर्श नहीं हुआ है, चर्चा नहीं हुई, तो ये तय है कि देश भर में कर्मचारी और सरकार के बीच में टकराव होगा। पूरे देश के कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ आएंगे और ये एक बड़ा मुद्दा कुछ ही दिनों में बनने वाला है। आपकी राय? चर्चा की शुरुआत राठौर जी आपसे करते हैं, फिर मैं आऊँगा श्याम सुंदर शर्मा जी की तरफ। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा आज मुद्दा कर्मचारियों के संबंध में न्यूज़ चैनल के माध्यम से रखा है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि प्रदेश के जितने भी निगम मंडल हैं, अर्ध शासकीय विभाग है, कंपनी, कल कारखाने, इनमें काम करने वाले 8 करोड़ लोग का ये मुद्दा है। इसके अंदर जो नियमित कर्मचारी होते हैं उनका तो पीएफ कटता है, कर्मचारी भविष्य निधि, उनको पुरानी ओल्ड, जिसे ओपीएस कहा जाता है, ओल्ड पेंशन के हिसाब से उनको पेंशन मिलती है। इस ईपीएफ के अंदर ये होता है कि नियोक्ता अपना 12% मिलाता है, जो भी उसका वेतन होता है, मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों का 12% नियोक्ता मिलाता है और उतना ही अनुदान कर्मचारी को देना पड़ता था। इससे ये होता था कि जैसे मान लीजिए किसी का वेतन 1 लाख रुपए है तो 12,000 नियोक्ता मिलाता था, 12,000 कर्मचारी मिला के 24,000 उसके खाते में जाते थे और इसके 1250 रुपये पेंशन फंड में जाते थे, इसमें से नियोक्ता अनुदान में से, जिससे उसको लास्ट में अंतिम जब रिटायर्ड होता था तो उसको पेंशन मिलती थी। सबसे बड़ी बात मैं बतलाना चाहूँगा कि सरकार के पास कर्मचारी जो 8 करोड़ लोग हैं उनका जो फंड जमा है वो अरबों रुपए में जमा है। केवल उसके ब्याज से 86 लाख लोग पेंशनर हैं वर्तमान में। उस 86 लाख को पेंशनर को जो पेंशन मिलती है वो सबसे मिनिमम है 900 रुपये, फिर 1000 रुपये, फिर 1500, फिर 2000, इस तरह से केवल जो कर्मचारी का ईपीएफ कटता है उसी के जो फंड इकट्ठा है केवल ब्याज से पेंशन कर्मचारी को दी जाती है और जो मूल रकम है वो तो अरबों में है। उसको भगत सिंह कोश्यारी जी ने 2011 में रिपोर्ट बना के दी थी कि कर्मचारी की पेंशन बहुत कम है, इसको मूल वेतन 3,000 रुपये मानते हुए उस पर जो वर्तमान में प्रचलित महंगाई भत्ता है वो पेंशन दी जानी चाहिए। यानी कम से कम एक कर्मचारियों को 15 से 20,000 रुपये मिनिमम पेंशन तो मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो जेल में कैदी का भोजन है उसका जो रुपया खर्च होता है उससे कम पेंशन कल कारखानों और शासकीय निगम मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलती है। तो वर्तमान में सरकार ने इसमें और संशोधन कर दिया है, जिसमें यह कर दिया है कि अब नियोक्ता 1800 रुपये मिलाएगा और कर्मचारी भी इतना मिलाएगा और ये प्रचारित किया जाएगा कि इससे कर्मचारी को बड़ा फायदा होगा, कर्मचारियों के कैश इन हैंड बढ़ जाएगा। यानी कर्मचारियों का जो 12% कर्मचारी को मिलाना पड़ता था अब वो 1800 रुपये मिलाएगा, जिससे कर्मचारियों का जो पैसा है कैश इन हैंड वो ज़्यादा होगा। लेकिन सरकार ये बतलाने को तैयार नहीं है कि इससे नियोक्ता को जो फायदा होने वाला है
जो उद्योगपतियों को फायदा होने वाला है, जो पूंजीपतियों को फायदा होने वाला है, जो कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनको जो घाटा होने वाला है वो, क्योंकि नियोक्ता अपना 12% मिलाने का जो मिलाता, अब वो मिलाएगा नहीं। जैसे माना कि 1 लाख तनख्वाह है तो नियोक्ता को 12,000 मिलाने पड़ता है, वो 1800 मिलाएगा, तो 10,200 रुपए की बचत जो नियोक्ता को होगी वो कई गुना होगी। और कर्मचारियों को लास्ट में ये जो इकट्ठा पैसा जमा होता है 12% नियोक्ता का, वो 12% कर्मचारियों का, तो जब वो सेवानिवृत्त होता है, ये उसे खून पसीना मेहनत जो करता है कल कारखानों में, उसके जो पेंशन, उसके भविष्य के लिए सरकार ने ये निर्धारित किया कि उसको जब रिटायर्ड होगा 60 साल के बाद, तब कोई काम का बचेगा नहीं, तो ये उसका फंड उसके काम आएगा। तो उसमें जो कटौती होगी, जैसे अभी केवल पूरे 30 साल के अंदर 10,50,000 रुपये इकट्ठा होगा, और यदि 12% के अनुदान से आज की डेट में, आज के आने वाले 30 साल के बाद 10,50,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यदि ये 12% नियोक्ता और 12% कर्मचारियों का अनुदान संयुक्त रूप से उसके मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर जो प्रचलन था वो कटता, तो कम से कम उसका कम से 40 से 50 लाख रुपए लास्ट में इकट्ठा होता, जो वर्तमान में नहीं हो पाएगा नए नियमों से। इससे बहुत घाटा है कर्मचारियों को। मध्य प्रदेश आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से हम ये अवगत बोलना चाहते हैं कि इस जो नई नीति आई है, इस योजना पे विचार किया जाए, और विचार करते हुए जो 15,000 की सीलिंग की गई है कि 15,000 पे 1,800 रुपये, मतलब 15,000 पे 12% यानी 1,800 रुपये कटेगा, इसकी सीलिंग की हम कई बार मांग करते आ रहे हैं कि कम से कम 25,000, 30,000, 50,000 होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का ये जो वेतन है काफी बढ़ चुका है। ये आज की डेट में 1-1 लाख, 2-2 लाख है। 2015 में 15,000 की सीलिंग इन लोग शासन द्वारा लाई गई थी, लेकिन इसको अभी बढ़ाया नहीं गया। तो बहुत सारी बातें आपने बताई, लेकिन ये भविष्य निधि का मामला, और भविष्य का मतलब है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने जो बाकी के दिन होते हैं सरकार की सेवा के बाद, जो शेष जीवन है वो अच्छे शांति से बिताए अपने परिवार के साथ, उसी के लिए भविष्य निधि में पैसा काटा जाता था। अब जब ये घट गया तो जाहिर है कि पैसा तो कर्मचारी को हर महीने तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हर महीने जब आपको ज़्यादा वेतन मिलेगा तो खर्च भी आपके ज़्यादा है। श्याम सुंदर जी, जब पैसा कटकर आपको मिलता है तो जाहिर है कि जितना पैसा कर्मचारी को मिलेगा वो उतने में अपना काम करता है अपनी चादर के हिसाब से। ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा खर्च करेगा, लेकिन ज़्यादा मिलने से उसके पास जो फंड है वो हर साल घटेगा, और जाहिर है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है, दिक्कतें बढ़ रही है, और जब उसको ज़रूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के बाद तो उसके मुश्किल भरे दिन शुरू हो जाएंगे। पता नहीं सरकार को किसने ये मशवरा दिया कि आप सिर्फ 1,800 रुपये कर्मचारी से ले, 1,800 रुपये नियोक्ता से ले। ये एक किस्म का आत्मघाती कदम लगता है उन कर्मचारियों के लिए भी जो पूरा जीवन सरकार को देते हैं, और उन कर्मचारियों का जिनका फंड कटकर सरकार के पास अरबों रुपए के रूप में इकट्ठा हो गया है, जिसके ब्याज से, जैसे रमेश जी ने कहा कि उसके ब्याज से हम सरकार चाहे तो कर्मचारियों को पेंशन दे सकती है। लेकिन ये जो मामला है ये निश्चित ही सरकार के अपयश की वजह बनेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि 8 करोड़ कर्मचारी और एक कर्मचारी के परिवार में अगर 4 लोग भी आप जोड़ते हैं तो ये करीब 32 करोड़ लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर भर ही रहा है, लेकिन सरकार को उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं? महीने में तो पैसे आपको मिल जाएंगे ज़्यादा, लेकिन जब जरूरत होगी बुढ़ापे पर तब आपके पास फंड घट जाएगा। देखो, आपकी चैनल के माध्यम से कर्मचारियों के हित में नहीं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार के हित में बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ईपीएफ पेंशन जो है कोई दान दक्षिणा नहीं है। सरकार, अगर कोई ये मानता है, सरकार के जिम्मेदार ये मानते हैं कि ईपीएफ के माध्यम से जो हम पेंशन दे रहे हैं वो दान दक्षिणा दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहा है। ईपीएफ पेंशन कर्मचारियों के रुके हुए पैसे, कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए पैसे के बदले दी जाने वाली पेंशन है। सरकार के जो जिम्मेदार, प्रजातांत्रिक रूप से जो सरकार चुनी है, जैसे आपने बताया कि 64 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो सरकार के रोड पे आ जाएंगे, निश्चित रूप से मतदाता का बहुत अधिकार है। सरकार को जो चुनने वाला है मतदाता है, और मतदाता के रूप में कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार के लोग होते हैं। सरकार ने, सरकार के जिम्मेदारों को, कुछ तथाकथित जो जिनको कहते हैं सत्ता चलाने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी होते हैं, उन्होंने सरकार के जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं गुमराह किया है। और जो ये इन्होंने सीमा तय की है, निश्चित रूप से इस सीमा से कुठाराघात होगा। जब कर्मचारी अपने भविष्य के लिए पैसा जमा करना चाहता है, जब उसको ज्यादा वेतन मिलेगा तो कर्मचारी
उन पैसों को भविष्य निधि फंड में देना चाहता है। और भविष्य निधि सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी स्वयं के द्वारा पैसा दे रहा है और सरकार के पास वो पैसा जमा होगा तो कहीं ना कहीं जनहित में उपयोग होगा और उसको 30 साल बाद वापस निकालेगा। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिसको जितना वेतन मिल रहा है, जो नीति है 12% की, उस हिसाब से पैसा कटना चाहिए। 1 लाख वेतन वाले का 12,000 रुपए कटना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी मैं आपको बता दूं, कुछ संस्थाएं ऐसी मध्य प्रदेश में, कुछ निगम मंडल ऐसे हैं जहाँ चौथा वेतनमान मिल रहा है, 5वां वेतनमान मिल रहा है, 6वां वेतन। तो सरकार को इस विसंगतियों को भी दूर करना चाहिए। सरकार ने 2005 के बाद पूरे देश में ईपीएफ पेंशन जो लागू की है वो कंपनी में भी लागू है। तो सरकार को विचार करना चाहिए। कर्मचारी अपना पैसा देने के लिए तैयार है तो सरकार को पैसा लेना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। बैंकें जो है होती है वो पैसे को जमा करने के लिए नए योजना लाती है। अब कर्मचारी खुद अपना पैसा सरकार को विश्वास करके दे रहा है तो सरकार को इसको पैसे को लेना चाहिए और उसको जब रिटायरमेंट होता है तो उस पैसे का उसका सदुपयोग हो सकेगा, उसकी पेंशन अधिक मिलेगी। ये विचार करना चाहिए। जिन तथाकथित लोगों ने जिम्मेदार लोगों को गुमराह किया है उनसे दूर होकर जनहित में निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो सरकार के विरोध में कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति बनेगी और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल शर्मा जी, सरकार के विरोध की स्थिति तो बनेगी, लेकिन हम ये भी कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि कहीं ना कहीं सरकार अपने उन कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है जो 30 साल सरकार की सेवा में पूरी वफादारी के साथ काम करते हैं। तो आप बेवजह कुछ उद्योगपतियों के चक्कर में या किसी ऐसे अधिकारी की राय में जिसको पता नहीं कि इसका नुकसान कितना होगा, आप अपने वफादार कर्मचारियों का एक तरह से जो विश्वास है वो खो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात योगी राज जी ये होती कि सरकार में बैठे लोग तो अपनी जगह है, लेकिन वो उसको चलाने वाले कर्मचारी होते हैं। अगर कर्मचारी के मन में दुख है, पीड़ा है, तो वो जाहिर है कि सरकार का अच्छा काम भी जब मन से नहीं करेगा तो वो काम बुरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर ने ये सरकार से मांग की या नहीं की, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर भी इस मांग को कम उठाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो विदेशों की है, उनके लिहाज से तो भारतीय कर्मचारी अधिकारी जो उनके यहाँ काम करते हैं उनका वेतन डॉलर के हिसाब से बड़ा कम होता है और वो जो सर्विसेज देते हैं वो विदेशों में उस सर्विस के बदले में उनको बहुत मोटी रकम अदा करनी पड़ती है। तो यहाँ तो सेवाएं बड़ी सस्ती है, कम पैसे में प्राइवेट सेक्टर को कर्मचारी मिल जाते हैं और ऐसे में आप उसमें भी कटौती करेंगे तो ये वैसे हुआ कि जैसे गरीबी में आटा गीला। कर्मचारी अधिकारी सरकारी तो पिटेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का आदमी भी इसमें वो एक बड़ा सेक्टर है। अगर ये चीज़ें वहाँ भी गई तो मुझे लगता है कि फिर ये पूरे देश में बड़े असंतोष और अविश्वास की वजह बनेगा। मैं एक चीज़ में और जोड़ूंगा कि वैसे हुआ जैसे कि पूरा एक बाल्टी दूध है और उसमें किसी अधिकारी के कहने पर सरकार उसमें 1 बूंद नींबू डाल दे, तो ये जो फैसला है ये पूरे एक बाल्टी दूध में 1 बूंद नींबू की तरह जो उसको फाड़ देगा। आपकी राय? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने ये फैसला ही कॉर्पोरेट सेक्टर के दबाव में लिया है, क्योंकि ये ऐसा एक तरफा आपने डिसीजन ले लिया कि अब आपको केवल 1800 रुपये जमा करने। लालच ये दे रहे हैं कि साहब आपको जो कैश है जो आपका जो जमा होता था वो आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा। सवाल इस बात का है कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप जाते हैं, लेकिन आपसे कैश इन हैंड मांग कौन रहा था? वही मैं जो आप देने जा रहे हैं भाई। नहीं, और कर्मचारियों ने तो डिमांड नहीं की हमको कैश इन हैंड ज़्यादा चाहिए। नहीं, और कॉर्पोरेट का वो कैश इन हैंड देंगे आपको, वो तो कहेंगे ये तनख्वाह है आपकी, हम तो 1800 देंगे आपको। बिल्कुल, वो हिस्सा भी खा जाएंगे उनका, जो उनका वाजिब जो पहले 12% के उस पर उनको मिलता था, अब वो तनख्वाह भी कम हो जाएगी उनकी जी। तो ये डबल नुकसान कर्मचारी को हुआ कि एक तो उनका ईपीएफ कम हो गया, उनकी तनख्वाह कम हो गई। आप कह भले ही लेंगे साहब आपको ज़्यादा तनख्वाह मिल जाएगी, तनख्वाह देंगे तब तो मिलेगी ना, क्योंकि वो देंगे उतनी तनख्वाह आपको। ये थोड़ी ईमानदारी से देंगे कि साहब हमने 1800 रुपये कर दिया उसका 12%, अब आप चाहें तो 12% और मिला दें। वो ऑलरेडी उतने भी फिक्स करेंगे और आपको दो तरफा नुकसान झेलना पड़ेगा। एक बात तो ये, सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर में भी हमने देखा था कि जिस कंपनी में 100 नियम तो ये था कि यदि आपके यहाँ 10 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो आपको उनको पूरे कर्मचारियों का जो मेहनताना है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे जी। अब तो सरकार ने कर दिया 100 से नीचे भी कर्मचारी हैं, आप बिना किसी कर्मचारी को बिना कारण बताओ नोटिस देकर उसको बाहर कर सकते हैं, मतलब उनका वो अधिकारी भी आपने छीन लिया। तो लगातार ऐसा करके आप कॉर्पोरेट सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं और उन कर्मचारियों की कमर तोड़ रहे हैं
जो बेचारे जो डेली बेसिस पे जिनकी ज़िंदगी चल रही है, जो आज का सोचते हैं कल का तो वो सोच भी नहीं सकते। तो आपने पूरा का पूरा एक तरफा लाभ कॉरपोरेट सेक्टर को दे दिया। आप श्रम हितैषी सरकार बताने की कोशिश करते हैं। आपने श्रम कानूनों को, जो श्रमिकों के हित में जो कानून थे उनको आपने कमज़ोर कर दिया। कोई भी फैसला मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई कर्मचारी जीतता हो, उसका एम्प्लॉय कोई जीतता हो। सरकार के ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक कोर्ट से जीता दूसरे कोर्ट में चैलेंज, फिर उसको वहीं से ABCD से शुरू करना पड़ता है। तो कर्मचारी हितैषी निर्णय सरकार को लेना चाहिए। सरकार की कर्मचारियों को तो चलो ठीक है, उनको बेहतर वेतन मिल जाता है बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर के। उनके ऊपर क्या गुजरेगी? जिनको तनख्वाह भी कम मिल रही है, जिनका APF भी नहीं कट रहा, और जिनको श्रमिक नाम पे कोई सुविधा नहीं, कोई लेबर लॉ उनके पक्ष में नहीं है। जो लेबर लॉ जो पहले थे उनको और आपने कमजोर, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं प्राइवेट सेक्टर में, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, ना उनकी जॉब है, ना उनकी छुट्टियों को लेकर कोई बातचीत चल रही है, ना उनकी दुख बीमारी में कोई संकट आ जाए तो उनको कुछ स्पेशल अलाउंस देने की बात है। उस पर सरकार कोई बात ही नहीं करती जी। तो ये बहुत सारी बातें रमेश जी, दरअसल श्रमिक कानून दिन ब दिन मजबूत होने चाहिए थे, ताकि जो काम करने वाला आदमी है उसका परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि हमारे मुखिया की जो नौकरी वो पक्की रहेगी, जब तक कोई बहुत आसमानी सुल्तानी गलती हमारे मुखिया से ना हो जाए जो नौकरी कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में। सरकारी उसमें तो ज़रूर है कि जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन सरकार ने जो फैसले किए उससे प्राइवेट सेक्टर का भी कर्मचारी बहुत दुखी होगा और सरकारी कर्मचारी तो दुखी है ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार पर एक तरह से दो तरफा तलवार जिस पर सरकार कटेगी, और सरकार अगर कटेगी, अगर कर्मचारी कटेगा, कर्मचारी दुखी होगा, तो फिर ना तो सरकारें खुश होंगी और ना प्राइवेट सेक्टर इसमें खुश हो सकता है। आपकी राय? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को फंड मैनेजमेंट सिस्टम को देखना चाहिए कि EPF से इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है कि सरकार की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जो सरकार ने फंड कम किया, इसको यदि फंड बढ़ा दे कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का अपना अंशदान पेंशन में भी और जो EPF अकाउंट है उसमें भी बढ़ा सकता है ज़्यादा, तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा, सरकार को कहीं से भी लोन और कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कर्मचारी अपना फंड पेंशन के लिए देंगे, पेंशन बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, ज़्यादा पेंशन मिलेगी, और सरकार के पास वो पैसा जमा करेंगे। उसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना, जो कर्मचारी का पैसा है उसी से कर्मचारी को, उसी के ब्याज से कर्मचारी को पेंशन देनी है। तो सरकार के पास जो इधर उधर से लोन लेती है, उधार लेती है, इसी फंड से लाखों पुल, करोड़, टोल टैक्स, सड़कें बन जाएंगी, जिससे वो कमा के कर्मचारियों को उस पर EPF जैसा भी 8.25 ब्याज जो फंड जमा होता है उस पर मिलता है। तो कर्मचारी और पैसा जमा करना चाहता है कि जिससे कि ब्याज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो शासन के पास भी उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो शासन में लगातार श्रमिक कानून बदलते जा रहे हैं, जो कर्मचारी के हितों में कानून थे, जो श्रमिकों के हित में कानून थे, वो सब पूंजीपतियों के हित में चलते जा रहे हैं। इसी EPF के अंदर एक ये नियम था कि यदि नियोक्ता ने EPF समय पे जमा नहीं किया तो उसको पेनाल्टी लगती थी, उसको पेनाल्टी, बड़ी भारी पेनाल्टी लगती थी, और नियुक्ति दिनांक से उसका EPF काटा जाता था। अब उस नए नियम के अंदर उनको पेनाल्टी से छूट दे दी गई है, केवल EPF कटौती ही जमा करना है, उस पर केवल ब्याज जमा करना है, बाकी जो पेनाल्टी थी वो सब खत्म हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूरी की पूरी रणनीति जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं और जो पूंजीपति और उद्योगपति हैं उनके दबाव में लिए गए फैसले हैं। बिल्कुल शर्मा जी, ये जो सारा मामला ऐसा लगता है कि सरकार के किसी दुश्मन अधिकारी ने सरकार को ये ज्ञान दे दिया। अब उसके चलते पूरे देश में बवंडर होगा। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में एक तरह से असंतोष होगा। श्रमिक धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन होगा, और जो कामकाज ठीक ठाक चल रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें हम, उद्योग जगत, वहाँ भी एक तरह से जो रफ्तार चल रही कामकाज की, उसमें कमी आएगी तो विकास की गति आपकी कम होगी। सामाजिक असंतोष होने से सरकारी दफ्तरों में माहौल ख़राब होगा, सड़कों पर जाम लगेंगे, आंदोलन होगा, तो कुल मिला के देश की जो आर्थिक गति है वो धीमी पड़ेगी। आपकी राय कि क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार कॉरपोरेट सेक्टर को मजबूत कर रही है, यानी उनकी लाठी को मजबूत कर रही है? जब कॉरपोरेट सेक्टर की लाठी मजबूत होगी तो जाहिर है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अब कर्मचारी भी भैंसों की तरह हो जाएगा कि जो कॉरपोरेट सेक्टर उसको रखेगा, चाहे तो वो शाम से कह देगा कि आप मत आइए। जैसा भी हमारे साथियों ने बताया कि अगर 100 कर्मचारियों से कम आपके स्टाफ में हैं तो फिर बहुत सारे कानून उन पर
लागू नहीं होते, इसका मतलब कि सुबह अगर आप नौकरी पर जा रहे हैं तो हो सकता है कि शाम को वो ये कहें कि कल से आप मत आइए। तो ये जो अनिश्चितता है ये लोगों में तनाव पैदा करेगी। ये भी एक बहुत सारे कारणों में कारण है। आपकी राय? शर्मा जी, शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है शर्मा जी से अभी हमारा कनेक्शन कट गया है। दोबारा कोशिश करके उनसे बात करते हैं। योगीराज जी, आपकी राय? देखिए, सरकार को उन विसंगतियों को दूर करना चाहिए था। ईपीएफ को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करना चाहिए था। अपने ही पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ रही, पापड़ बेलने पड़ रहे हैं वहाँ। ईपीएफ ऑफिस आप चले जाओ, लाइन लगी हुई है वहाँ कर्मचारियों की, कोई सुनने वाला नहीं वहाँ। इन चीज़ों को आपको दुरुस्त करना चाहिए। पूंजीपतियों ने कहा कि नहीं साहब, वो आपका पैसा और जमा हो जाता है। कर्मचारियों को सनकाया उन्होंने कि आपका पैसा तो सरकार दे ही नहीं रही, जबकि सबसे अच्छा रास्ता तो वही है। सरकार से पैसा निकालना तो आसान है, इनसे कौन पैसा निकलवा पाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर से। तो जो ईपीएफ की जो विसंगतियां थी उसको दूर करने के बजाय आपने वो जड़ी खत्म कर दी। आपने कॉर्पोरेट सेक्टर से चंदा लिया जाएगा इसके बदले? चंदा दिया, चंदा देने के दबाव में तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप ये वाला फैसला लीजिए। तो फिर सरकार को अपना नियम नहीं बदलना था? सरकार अपने नियम पर चलती और प्राइवेट सेक्टर पर जो भी था वो अपनी जगह था। लेकिन जो सरकार के 8 करोड़ कर्मचारी हैं जिनसे केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें चलती है, वो सिस्टम वैसे भी डिफंग है। हमारे यहाँ तो जो कर्मचारी काम करते हैं उसमें से आधे कर्मचारी काम करते हैं, बाकी कर्मचारी तो वो मजे करते हैं। वो 50% कर्मचारी जो काम करने वाले हैं वो काम के बोझ तले दबते हैं। अब उन्हीं पर ये प्रेशर भी आ जाएगा। जी नहीं, फैसला ऐसा होना चाहिए। मान लो चलो ठीक है, आपने 1800 रुपये की एक लिमिट तय कर दी, आप पेंशन तय कर दें फिर कर्मचारियों की कि किसी भी नियोक्ता को उसके रिटायरमेंट पर इतनी राशि देनी पड़ेगी। तो एक बैलेंसिंग वाला मामला आता। आपने तो एक तरफा दे दिया, उनकी राशि कम कर दी, नियोक्ता को कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो मनमर्जी से तनख्वाह भी घटा देगा आपको। वो ये थोड़ी कहेगा साहब हमने आपका ईपीएफ कम कर रहे हैं तो आपको तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हैं। तनख्वाह तो हम कम देंगे ही आपको। वो तो चक्कर ही खत्म हो गया ईपीएफ बढ़ाने का। दूसरा, वो जो फंड उसको एक तरफा मिल जाता था, भले ही कैसा भी हो, वो एक भरोसा रहता था कि हमारी राशि ईपीएफ में जमा है, ये आड़े वक्त पर कभी भी काम आएगी। और ईपीएफ मतलब सरकार के पास जमा, उसको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट उसमें जुड़ता है जी। वो कोई खा नहीं सकता। लेकिन ये तो आपने सीधा सीधा डाका डाल दिया कर्मचारियों के हितों पर। आपको पेंशन फिक्स करनी चाहिए सरकार को कि कर्मचारी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसके 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 40 30 साल की सेवा पर इतनी पेंशन मिलेगी। करिए आप फिक्स, फिर भले ही कर दो आप 1800 रुपये की लिमिट लगा दें आप, लेकिन हर कर्मचारियों की पेंशन फिक्स कर दें आप। यदि कोई कर्मचारी किसी संस्थान में 3 साल काम करता है तो हम 30,000 रुपये पेंशन, जो भी उसकी एक राशि तय करें। आप उसके वो हितों का भी संरक्षण करें और इसका भी करें आप। और वैसे भी डेमोक्रेसी में तो सरकारें काम करती पब्लिक वेलफेयर के लिए। शर्मा जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, अब आ रही सर, आवाज आ रही। सीधी सी बात है कि सरकार को जरूर किसी सरकार के दुश्मन अफसर ने ये राय दी है और इसके चलते कर्मचारी जगत, उद्योग जगत में बहुत जल्दी असंतोष, आंदोलन का माहौल बनेगा और देश में जो आर्थिक रफ्तार है तरक्की की उसमें कमी आएगी। ये एक बड़ा संकट है। इस छोटे से फैसले से बड़ा नुकसान होने वाला है। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी इसमें मतलब है ना, कुछ अधिकारी नहीं, इसमें कॉर्पोरेट जगत जो निजी सेक्टर है उसमें भी ईपीएफ पेंशन लागू है। वो चाहते हैं कि मतलब है ना, जितनी कर्मचारियों की पेंशन का राशि कटेगी उतनी राशि नियोक्ता को भी जमा करना पड़ेगी। इसलिए जो नियोक्ता है, जो कंपनी मालिक है, वो उनका कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव है। सरकार जनहित का कार्य करे, किसी के दबाव में कार्य नहीं करे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदाता बहुत कुछ अधिकार रखता है। लेकिन शर्मा जी, सरकार चाहे तो अपने फैसले को तो ना बदले। सरकार अपने कर्मचारियों को वैसे ही करे जैसा उसके कुल वेतन का 12% काटती थी और कुल वेतन का 12% कर्मचारी का कटता था। सरकार ने इसमें जो बदलाव किया ना, इससे लगता है कि पूरी क्यों भांगुली हुई है। प्राइवेट सेक्टर को आप मदद कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, उसके लिए तो आप कर्मचारी जो प्राइवेट सेक्टर के वो करेंगे आंदोलन। लेकिन अच्छे भले सरकारी सिस्टम में काम हो रहा था, उसमें भी आपने एक पत्थर फेंक दिया, वहां लहरें उठना शुरू हो जाएंगी। जी शर्मा जी, आपका सवाल जायज है और कर्मचारी हित में और जनहित में है कि सरकार को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसका 12% भाग और 12% भाग जब कर्मचारी स्वेच्छा से कटवाने के लिए तैयार है, वो भविष्य के लिए विचार करता है, तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शर्मा जी, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ईपीएफ के जो कानून है, जो व्यवस्था, उसमें जो
तब्दील की गई है, उस सब के लिए घाटे का सौदा है। अभी लग रहा है कि सरकार को फायदा है कि उसे कम पैसे जमा करने पड़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो इसमें सरकार को भी नुकसान है, कर्मचारी को तो सीधा नुकसान है, और प्राइवेट सेक्टर जो शांतिपूर्वक काम कर रहा है, जब वहाँ आंदोलन होंगे, असंतोष होगा, तो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में तकलीफें बढ़ेंगी। और मैं कह सकता हूँ कि ये कुल मिलाकर घाटे का सौदा है सबके लिए। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।